गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का UIS एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने पंचायती राज को एक वीडियो में लगभग 2 से ढाई घंटे की वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन उसमें उतना डिटेलिंग नहीं था, उतना एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसीलिए जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल को बिल्कुल चैप्टर वाइज कवर किया, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन, छत्तीसगढ़ के नदियां, छत्तीसगढ़ की कृषि, वन, खनिज, ऊर्जा, परिवहन, ऐसे टॉपिक वाइज जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, सेम टू सेम हम अब क्या करने वाले हैं, पंचायती राज के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो पंचायती राज में भी हम एक एक चैप्टर आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले ग्राम सभा, जैसे आज का टॉपिक हमारा ग्राम सभा का रहने वाला है, तो आज हम ग्राम सभा को कवर करेंगे, फिर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, फिर उनकी समितियां। तो ऐसे करके हम पंचायती राज और नगरीय निकाय को कवर करेंगे। हालांकि नगरीय निकाय मैंने पूरा कवर करा दिया है आप लोगों को, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और छत्तीसगढ़ का भूगोल में जो भी आपका टॉपिक है, पूरे 17 टॉपिक मैंने आपको कवर कराए हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम जो है आज छत्तीसगढ़ के प्रशासन में मैंने आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कवर कराया है, और पंचायती राज, नगरीय निकाय को भी मैंने पढ़ा दिया पूरा। पंचायती राज को हम क्या करने वाले हैं, पंचायती राज को हम बिल्कुल पार्ट वाइज पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारे दिमाग में ये अच्छे से फिट हो सके और एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बन सके। तो आप सभी तैयार होंगे मेरे ख्याल से इस चीज के लिए। ठीक है, तो जितने लोग भी तैयार हैं बिल्कुल यस सर कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल यस सर कमेंट कीजिए। और चालू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम चालू करने वाले हैं ग्राम सभा को। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल तैयार है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर ग्राम जो कि लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है, ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वो क्या है। तो जो भी आप समझ रहे हो प्रशासन है, उसकी सबसे न्यूनतम इकाई क्या है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखते हो प्रशासन में सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन है, उसके अंदर अंतर्गत राज्य प्रशासन है, और उसके अंतर्गत आपको पंचायती राज देखने को मिलता है। और पंचायती राज में भी आप जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत देखते हो। लेकिन इन सब से भी ये सब किससे बने हैं, इनकी बुनियादी इकाई क्या है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कई लोग इसका आंसर ए बता रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है ना। जितने लोग इसका आंसर ए बता रहे हैं बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का आंसर जो है वो सही है, क्योंकि ग्राम सभा ध्यान रखेंगे कि ग्राम सभा पंचायती राज की बुनियादी इकाई होती है। और ग्राम सभा मतलब क्या, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, किसी गांव में रहने वाले वो लोग जो मतदाता सूची में जिसका नाम पंजीकृत हो, वही ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। याद रखना, ग्राम सभा के सदस्य कौन कहलाते हैं कि निर्वाचन नामावली, या फिर किसी ग्राम के जो निर्वाचन नामावली है, या जो चुनाव वाला, जो वोटिंग वाला जो चीज होता है, जिसमें मतलब कोई वोट डाल सकता है। ठीक है, तो उसमें अगर किसी का नाम पंजीकृत है, ठीक है, उसमें अगर किसी का नाम पंजीकृत है निर्वाचन नामावली में, तो उसको उन व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ग्राम सभा। तो नॉर्मल देखो, ये सब बहुत टफ लैंग्वेज हो जाता है, आसान लैंग्वेज में अगर समझ सकते हैं तो मतदाता सूची में जिसका नाम हो, है ना, मतदाता सूची में जिसका नाम हो, या मतदाता सूची में जिसका नाम रजिस्टर हो, पंजीकृत हो, वो ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। तो ग्राम सभा किन लोगों से मिलकर बनता है, तो ग्राम में रहने वाले वो लोग जिनका नाम मतदाता सूची में क्या है, रजिस्टर है। इसको दिमाग में सेट करके रखना, आगे क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, क्या भाई, क्या हो गया, क्यों इतना दुखी हो रहे हो, किस बात का दुख हो गया भाई इतना? ऑनलाइन वालों, बहुत दिन बाद आए हैं इसलिए, हाँ, देर आए दुरुस्त आए, चिंता मत करो, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जी, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा है सामने में कि इस क्वेश्चन का आंसर है ग्राम सभा। और इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा किन लोगों से मिलकर बनता है, तो ग्राम सभा उन लोगों से मिलकर बनता है जो मतदाता सूची में जिनका क्या हो, नाम रजिस्टर हो। यह ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या बोलता है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। तो अभी हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई क्या है, तो बुनियादी इकाई ग्राम सभा है। सभी को आंसर कमेंट करना है। देखो,
एक ही क्वेश्चन को देखो, ग्राम सभा ना बुनियादी इकाई है, इस कारण, और ग्राम सभा किनसे मिलकर बनता है, ग्राम सभा में कैसे बैठकें होती है, ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे क्वेश्चन आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आज हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक, मैं लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को, आप अभी क्लास में बने रहिए, लास्ट में मैं ऑनलाइन कोर्स के बारे में और बुक्स के बारे में आपको बता दूंगा। बुक्स के लिए मैं नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट अब व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर करना ज्यादा आसान है, इसलिए मैं लास्ट में ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है कि ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा। तो मैंने आपको बताया कि वहां के मतदाता सूची में जिनका नाम रजिस्टर हो वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। लेकिन ऐसे कौन से गांव, आदर्श गांव, वन ग्राम, राजस्व ग्राम या अनुसूचित ग्राम, इसमें भी आपको थोड़ा डीप जाना होगा, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा आपको डीप जाना होगा। जय श्री राम, ठीक है पटेल जी, जय श्री राम। चलो बढ़े आगे। तो इसमें आपको आंसर बताना है, इसमें से आपको ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन लेना है जिसमें आपको, देखो गांव के मतदाता सूची में नाम तो होना चाहिए, लेकिन वो गांव कौन सा होगा, आदर्श गांव, वन ग्राम, राजस्व ग्राम या अनुसूचित ग्राम, कौन सा गांव होगा, ये आपको आंसर बताना है। आदर्श ग्राम, अच्छा देखो हर गांव आदर्श गांव है क्या, नहीं है। जब हर गांव आदर्श गांव है नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। या हर गांव अनुसूचित गांव है क्या, नहीं, तो हर गांव अनुसूचित गांव है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे इसको एकदम ध्यान रखना, ग्राम सभा में, ग्राम सभा कैसे सदस्यों से मिलेगा, कैसे सदस्यों से मिलकर बनेगा और किन क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, तो वो क्षेत्र होंगे वन ग्राम और राजस्व ग्राम। वो क्षेत्र क्या होंगे, वन ग्राम और राजस्व ग्राम, सीधा दिमाग में सेट करना है जी, ठीक है, वन ग्राम और राजस्व ग्राम। ठीक है आपका गांव आदर्श गांव है, लेकिन हर गांव आदर्श गांव तो नहीं है ना जी, हर गांव आदर्श गांव नहीं है, ठीक है, इसलिए वन गांव, वन ग्राम और राजस्व ग्राम, ठीक है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा कहलाता है, ठीक है। अब आया मामला समझ में। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस चीज के लिए, पता है, क्योंकि कई लोग जो है, कई लोगों का गांव जो है वो आदर्श गांव होगा, इस कारण मैंने पहले ही बता दिया कि हर गांव आदर्श गांव नहीं होता, इसलिए आप उसी को आंसर, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी गांव हो वो या तो वन ग्राम के अंदर आएगा या तो राजस्व ग्राम के अंदर आएगा, ठीक है, इस कारण इसका आंसर लेंगे। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है, देखो कोई क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रहते हो वो गांव कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, उसको ग्राम, एक ग्राम कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, ये राज्यपाल बताते हैं। कौन बताते हैं, राज्यपाल, वो भी लोक अधिसूचना के माध्यम से, ऐसा नहीं कि बोलने से, लिखित में, लिखित में लोक अधिसूचना, लिखित में देंगे कि ये क्या है, एक ग्राम है, तो ये राज्यपाल का काम होता है, इसको ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएगा। राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। तो आप सभी को क्या आंसर लग रहा है, आप कमेंट कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज हो या प्रशासन हो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पंचायती राज और नगरीय निकाय, ये 5 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान लिखा है, और ये तो सबके सिलेबस में लिखा हुआ रहता है, मतलब सीधी सी बात है, आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, अभी तक जो हमने पढ़ा उस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे, तो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति, तो ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति मतलब मतदाता सूची में जो रजिस्टर्ड हो, मतदाता सूची में जो पंजीकृत हो, ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, काफी दिन बाद देख रहे हो नहीं भाई,
चलो, हो सकता है कल से आप रोज देखो अब मेरे को, क्योंकि फिर से मैं जो है एक नया टॉपिक मेरे को मिल गया, ठीक है, जो कंटिन्यू मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो है पंचायती राज, जिसमें मैं आपको बिल्कुल पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना रहेगा, ठीक है। वैसे सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे, और लाइक करने के लिए तो बोलना नहीं पड़ेगा, वो तो करोगे ही आप, है ना। फिर भी बोल देता हूँ लाइक कर देना, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का क्या अर्थ है, तो अभी जो हमने पढ़ा वही ढूंढो कौन से ऑप्शन में है, आंसर देना होगा, ठीक है। सभी को आंसर देना होगा, सभी को क्या करना होगा, आंसर देना होगा, ठीक है। सभी को क्या करना है, आंसर देना है। बताओ जी क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, आप लोग बोल रहे हो राज्यपाल द्वारा रोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोई क्षेत्र एक ग्राम है, ये कौन बताएगा, तो ये राज्यपाल बताएगा, वो भी लिखित में, राज्यपाल के द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में बताया गया है कि किसी राज्यपाल ने बोला है लोक अधिसूचना के माध्यम से कि ये ग्राम है, तो वो गांव होगा, ठीक है, वो ग्राम कहलाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। ना तो कलेक्टर बोलेगा, कलेक्टर के बोलने से कोई गांव नहीं बन जाएगा, ना आयुक्त के बोलने से कोई गांव बनेगा, ना तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बोलने से कोई गांव बनेगा। कोई क्षेत्र ग्राम तभी कहलाएगा जब राज्यपाल क्या करे, लोक अधिसूचना के माध्यम से ये बोल दे कि ये एक ग्राम है, ठीक है। इस जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सीधा आपको दिमाग में सेट करना है, सीधा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा। और जो क्वेश्चन आज हम करेंगे, ये लगभग आपके 200 से 300 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 200 से 300 प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया पलट पलट कर, तो भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो भले ही क्वेश्चन है ना, लगभग 50 क्वेश्चन हम बनाएंगे, या हो सकता है 100 क्वेश्चन बनाए हम, लेकिन वो आपके आगे के लिए जो है बहुत ज्यादा आपको जानकारी जो है रहेगी इसमें, और आप बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो उसको घुमाकर भी पूछा गया तो भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि ग्राम सभा, मैं ग्राम सभा के रूप में रजिस्टर कैसे होऊंगा। वयस्क पुरुष हो सकते हैं, वयस्क स्त्रियां हो सकती हैं, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति हो सकते हैं, या ग्राम में रहने वाला वह व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते हो, इसका मतलब सब में वोट डाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर, जितने भी वयस्क पुरुष है नहीं होना, वयस्क स्त्रियां हैं नहीं, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते। बच्चे ग्राम सभा के सदस्य कैसे होंगे, वो वोट डाल ही नहीं सकते। तो जो बच्चे वोट डाल ही नहीं सकते, वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं होंगे, वो गांव के सदस्य है, लेकिन ग्राम सभा के सदस्य नहीं है। ग्राम सभा का मतलब समझो, ग्राम सभा का मतलब जो लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है, जो लोग वोट डाल सकते हैं। अच्छा ये अंगूठा है, ऐसे डालते हैं वोट, ठीक है, तो उंगली से जो ऐसे करके वोट डाल सकते, वो ग्राम सभा के सदस्य बनते हैं। लेकिन वोट कौन डाल सकते हैं, जिनका नाम विधानसभा के निर्वाचन नामावली में रजिस्टर होने के लिए जो योग्यता रखते हो, या जिनका नाम दर्ज हो पहले से, ठीक है, योग्यता रखते हो या तो दर्ज हो नाम, ठीक है, तो वो लोग ग्राम सभा के सदस्य के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। अब आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एक ग्राम सभा का मतलब क्या है। आप सोच रहे होगा कि ग्राम सभा का मतलब ग्राम में रहने वाले सभी लोग हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसे में तो बच्चे भी आ जाएंगे, लेकिन बच्चे वोट नहीं डाल सकते ना जी, ठीक है, बच्चे वोट नहीं डाल सकते। सीधा दिमाग के अंदर जा रहा है ना चीजें, आराम से समझो बिल्कुल, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन का डेटा आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। चलिए, ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती। ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती। वार्षिक लेखा विवरण, विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण, वार्षिक आय व्यय, पंचायत के कार्यों का विवरण, ठीक है। तो वार्षिक लेखा विवरण तो प्रस्तुत किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा।
पिछले वर्ष का अंकेक्षण मतलब पिछले वर्ष का ऑडिटिंग, पिछले वर्ष कितना आया, कितना खर्च किया हमने, ये सब। वार्षिक आय व्यय, ये तो ग्राम सभा की बैठकों में ही होना है। पंचायत के कार्यों का विवरण, पंचायत क्या काम कर रही है, सब ग्राम सभा के लोगों को बताना होता है जी, ठीक है। लेकिन पंच और सरपंच जो है, इसके अचल संपत्ति का विवरण ये ग्राम सभा के बैठकों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पंच के पास कितना पैसा है, सरपंच के पास कितना पैसा है, सरपंच कितना कमा रहा है, ये ग्राम सभा के लोगों को बताने की क्या जरूरत है, उसका साइड बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा जी आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कि पंच और सरपंच है ना, पंच और सरपंच के संपत्ति का विवरण नहीं रखा जाएगा, ठीक है। क्या नहीं रखा जाएगा जी, क्या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? तो किसी के भी संपत्ति का प्रस्तुतिकरण नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्या रखा जाएगा ये जरूरी है आपका। तो वार्षिक लेखा विवरण, लेखा विवरण मतलब आय व्यय, आय व्यय, वार्षिक आय व्यय। इसके अलावा मतलब वार्षिक आय व्यय मतलब पिछले वर्ष का ऑडिटिंग, तो पिछले वर्ष का ऑडिटिंग, अंकेक्षण प्रतिवेदन, पंचायत के कार्यों का विवरण। इसके अलावा आपको याद रखना है वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट। और एक चीज बस याद रखना, आगामी मतलब आने वाले समय में प्रस्तावित विकास कार्यक्रम की जानकारी, ठीक है। क्या पूछना है साहू जी? पूछ लीजिए, अब काफी दिन बाद मिले हैं, जो पूछना है पूछ लीजिए, स्वतंत्र हैं आप सभी, ठीक है, स्वतंत्र हैं आप सभी। प्रणाम। देखो भाई, इसको याद करने का तरीका क्या है, मतलब ग्राम सभा की बैठकों में क्या प्रस्तुत किया जाता है, तो दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। साल भर में जो भी खर्चा किए हैं, जो भी आया है उसका रिपोर्ट, ठीक है। वो रिपोर्ट किस में होता है? पिछले वर्ष के, मतलब अभी वर्तमान के पहले, मतलब पिछले वर्ष का जो भी ऑडिटिंग होगा उसमें, इसी को अंकेक्षण कहा जाता है। और आने वाले समय में हम क्या खर्च करने वाले हैं, कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उसका रिपोर्ट, मतलब आने वाले समय का रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। और पिछला हमने क्या काम किया है वो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। बस इतना याद रखोगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे वार्षिक लेखा विवरण, ये तो पिछले साल का ही होगा ना, आगे वाले थोड़े ना होगा। विगत वर्ष का मतलब पिछले साल का अंकेक्षण, ये भी प्रस्तुत किया जाएगा। वार्षिक आय व्यय, ये भी प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायत के कार्यों का विवरण, तो आने वाले समय पे पंचायत कौन सी कार्यक्रम चलाएगी, कौन से योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये आने वाले समय में होगा ना जी। पिछला जो कार्यक्रम चला है या पिछले जितने लोगों को लाभ मिला है, ये सब तो विगत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो? ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है? ये तो नंबर है जी, इसमें आप कॉल करना, आपको डायरेक्ट मेरे से बात हो जाएगी। अभी नहीं, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। क्लास के बाद आप कॉल कीजिएगा, मेरे से बात हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी दिन ना एक ही दिन में कम से कम 100-200 कॉल आ जाते हैं, बताए। तो उस दिन जो है ना मैं एकदम सरेंडर कर देता हूँ, ऐसे बताए आज तो ना हो पाएगा, किसी का फोन नहीं उठ पाएगा। हाँ, लेकिन दूसरे दिन फिर जैसे ही लोड कम होता है ना, तो फिर सबका कॉल उठाता हूँ, ठीक है। तो आप आराम से मेरे को कॉल कीजिएगा क्लास के बाद, ठीक। तो फिर आपको जानकारी दे देंगे। लैब टेक्नीशियन के बारे में पूछ रहे हो? देखो, लैब टेक्नीशियन वालों, आपकी जो बैच है वो 12 बजे से रहेगी मॉर्निंग, ठीक है, 12 बजे से रहेगी। और ये आपका मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक। और तब तक हम क्या करें, हमने तो कोर्स ले लिया है। तो बंधुओं, इतने कम समय पे 5-5 घंटे 10-10 घंटे की लाइव क्लास भी पढ़ के थोड़ी ना कवर होगा। उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियो डले हुए हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, उसको पढ़ना चालू कीजिए, वही आपका नैया पार लगाएगा। तो जो सच है, सत्य है, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। कुछ चीजें मतलब लाइव से तो आपको पढ़ाएंगे ही, और डेट अगर आगे बढ़ता है एग्जाम का, तब तो लाइव में हर चीज हो पाएगा। लेकिन कुछ चीजें आपको रिकॉर्डेड से भी कवर करनी होंगी ना। हर चीज आप सोचेंगे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज आप रिकॉर्डेड से ही कवर कीजिए, लेकिन आप खुद समझदार हैं, आपने अगर कोर्स लिया है तो कुछ चीजें आप रिकॉर्डेड से भी कवर कीजिए, ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे क्लास नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए दोपहर को 2 बजे क्लास नहीं चलती, तो उस टाइम पे आप रिकॉर्डेड पढ़िए जब तक, ठीक है। मेरे से बात होगा ना जी, सीधा सीधा मेरे से बात हो जाएगा। आप इस नंबर पे लगाइएगा ना, 9300999939, इस नंबर पे लगाइएगा, आपकी बात हो जाएगी डायरेक्ट मेरे से, लेकिन क्लास के बाद, ठीक है। सीजीजीएस की क्लास चल रही है, कंप्यूटर की क्लास भी होंगी, सीजीजीएस की क्लास तो चल ही रही है, ठीक है।
मतलब लाइव क्लास ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है भाई, लाइव क्लास चल रहा है, ऐसा गलत अवधारणा मत बना लेना मन में, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे जो आदेश, बस चालू कर रहे हैं क्लास को फिर से, ठीक है। चलिए क्लास को चालू करते हैं। आप लोगों का आदेश सर्वोपरि है। ग्राम सभा की बैठकों में क्या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो पंच सरपंच की अचल संपत्ति का विवरण, इसके अलावा कुछ भी लिखा रहेगा वो भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सिर्फ क्या प्रस्तुत होता है? पिछले वर्ष में क्या काम हुए उसका ऑडिटिंग, आय व्यय, और आगे आने वाले समय में, आने वाले आगामी वर्ष में क्या कार्यक्रम चलाए जाने हैं उसका रिपोर्ट, बस इतना ही प्रस्तुत किया जाता है। इसको दिमाग में सेट रखना, सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हाँ लास्ट में बात करेंगे आराम से, काफी दिन बाद मिले हैं, लास्ट में आराम से बात करेंगे, ठीक है। चलो, संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ग्राम पंचायतों के चुनाव, एक नए राज्य का गठन, और नगर पालिकाओं के चुनाव। तो यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? बताइए भाई, संविधान का जो अनुच्छेद 244 है ये आपके किस चीज से संबंधित है? ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 244, चलिए फटाफट बताइए, संविधान का अनुच्छेद 244 जो है वो किससे संबंधित है? ठीक, क्या बोल रहे हो? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। बहुत बढ़िया। संविधान का अनुच्छेद नंबर 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि आप जानते हो कि हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, हमारा ही संविधान है, सीधी सी बात है ना। तो ये जो है हमारा जो संविधान है, इसमें टोटल भाग हैं 22। कितने हैं जी? 1 से 22। टोटल भाग कितने हैं? 1 से 22, है ना, अपग्रेड कर कर 25। ठीक, तो ये 22 भाग में अनुच्छेद 244 कौन से भाग में है जी? भाग 10 में है। अनुच्छेद 244 किस में? याद रखिएगा, भाग 10 में है। भाग 10 में 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 244 और 244 ए। ठीक है, 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 244 और 244 ए, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 244 और 244 ए। आर्टिकल नंबर 244 आपको बोलता है, क्या बोलता है जी? कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति मतलब पूरे देश का हमारा जो राष्ट्रपति है वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये आर्टिकल 244 में है। वहीं आर्टिकल 244 ए क्या बोलता है? आर्टिकल 244 ए ये बोलता है कि राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। तो राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। 2 चीजें आपको याद रखनी है भाग 10 में। भाग 10 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। इसमें 2 आर्टिकल है, 44 ए, मतलब 244 और 244 ए। 244 क्या बोलता है? कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं लोक अधिसूचना के माध्यम से। ठीक है, लिखित में याद रखिएगा। तो लोक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति ने क्या किया? किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया। अब क्षेत्र घोषित करने से बस थोड़ी ना होगा, वहां प्रशासन भी करना होगा। तो जो प्रशासन करना है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। राष्ट्रपति जो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। दोनों आर्टिकल याद रखना। अगर 244 पूछा है तो 244 ए भी पूछ सकता है, कौन सा भाग है ये भी पूछ सकता है। तो संविधान का भाग 10 है, ये क्या है? संविधान का भाग 10 याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अध्याय 14A है ना, ये XIV का मतलब क्या आता है? 14A किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14A किससे संबंधित है? बताएंगे, अध्याय 14A किससे संबंधित है? चलो बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ कुछ अध्यायों के बारे में पूछा गया है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है जी, क्योंकि
अध्याय 14 ए इसीलिए पूछा गया है क्योंकि इसी के अंतर्गत आर्टिकल 129 है और आर्टिकल 129 ग क्या बोलता है ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर 14 ए को पूछा है तो 129 ग क्या बोलता है ये भी आपसे पूछा ही जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताइए अनुच्छेद 14 ए क्या कहता है। ठीक है, बोल रहा है कि अनुच्छेद 14 ए आपसे क्या कहता है। ठीक है, हम्म हम्म बताइए। निर्वाचन का संचालन, पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया, पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपदान। तो याद रखिएगा जो पंचायती राज अधिनियम 1993 है, पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम 1993, इसका जो अध्याय 14 है वो अध्याय 14 ए जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध करता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए हमने आर्टिकल 244 देखा, आर्टिकल 244 ए देखा, भाग 10 के अंतर्गत है दोनों। वहीं पर आपको दिमाग में ये सेट रखना है कि ये जो अध्याय 14 ए जो है ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 14 ए को दर्शाता है। ठीक है, मतलब 14 ए का अध्याय 14 ए का मतलब अध्याय 14 ए क्या बताता है तो वो भी वही बताता है जो आर्टिकल 244 बताता है। क्या? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध, ये याद रखना। ठीक है, चलो तो ये तो आर्टिकल से संबंधित चीजें हैं, कुछ कुछ याद नहीं होंगी। जैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्यों के बारे में कौन सी धारा में है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल अध्याय 14 ए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 14 ए के अंतर्गत 129 ग धारा कौन सी, तो धारा 129 ग में बताया गया। किसमें बताया गया है? धारा 129 ग में बताया गया है। ठीक है, तो अध्याय 14 तो वैसे भी अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में ही बोलता है। अध्याय 14 किसके बारे में बोलता है जी? अनुसूचित क्षेत्रों में। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको सीधा आपको क्या करना है, दिमाग में सेट करना है। तो अध्याय 14 मतलब अध्याय 14 का मतलब होता है अनुसूचित क्षेत्र, सीधा याद रखना है। अध्याय 14 ए मतलब क्या? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत। अध्याय 14 तो अंकेक्षण है। ठीक है, सिर्फ अध्याय 14 बोल दे, सिर्फ अध्याय पंचायत। देखो भाई मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो है इसमें कुल 15 अध्याय है ना। छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज अधिनियम है ना, पंचायती राज अधिनियम है, इसमें कुल अध्याय की संख्या कितनी है, तो अध्याय है 15। ठीक है, अध्याय कितने टोटल 15। इस 15 में से जो 14 अध्याय 14 है वो ऑडिटिंग को बताता है, लेकिन 14 ए जो है वो अलग से जोड़ा गया है अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए। किसके लोगों के लिए? अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितने अध्याय हैं जी, तो टोटल 15 अध्याय हैं। अगर इन अध्यायों को अगर आपको याद करना है तो अध्याय 1 2 3 4 ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अध्याय 1 2 3 4। एक अध्याय 1 बोलता है प्रारंभ, अध्याय 1 क्या बोलता है? प्रारंभ। अध्याय 2 बोलता है ग्राम सभा, अध्याय 2 बोलता है ग्राम सभा। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ग्राम सभा जो हम पढ़ रहे हैं ये अध्याय 2 में दिया हुआ है। ठीक है, और अध्याय 3 बोलता है आपको पंचायत। तो अभी हम बहुत पंचायत पढ़ेंगे ना, इसके बाद कल के टॉपिक में ग्राम पंचायत, उसके बाद जनपद पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत। तो पंचायतों के बारे में जो पढ़ेंगे वो अध्याय 3 में दिया हुआ है। और अध्याय 4 में इनके चुनाव के बारे में दिया हुआ है, निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। तो 4 अध्याय याद कर लो, टोटल 15 अध्याय। 15 अध्याय में 1 2 3 4 ऐसे याद हो जाएगा। पहला प्रारंभ, प्रारंभ कहां से होगा? ग्राम सभा से। ग्राम सभा से ऊपर चलोगे तो पंचायत आएगा। पंचायत कैसे बनेगी? तो चुनाव के थ्रू बनेगी, निर्वाचन के थ्रू बनेगी, इसलिए आप इसको ऐसे याद रखोगे। ठीक है, ठीक है, निर्वाचन के थ्रू बनेगी। और जैसे ही चुनाव हो जाएगा तो फिर चुनाव होने के बाद सम्मेलन होता है, क्योंकि शपथ दिलवाएंगे ना जी, तो सम्मेलन होगा जिसमें पता चलेगा कौन पंच बना कौन सरपंच बना। सम्मेलन, उस सम्मेलन में यह डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा काम करना है,
क्या कार्य होंगे पंचायतों के, ये अध्याय 6 में दिया हुआ है। और उसके बाद पता चलता है एक अलग से आर्टिकल 6 क में जोड़ा गया है कॉलोनी का निर्माण। तो जो कॉलोनी का निर्माण होता है वो अध्याय 6 क में दिया हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल आसान भाषा में आप क्या करोगे, अध्याय को याद करोगे। टोटल 15 अध्याय है, 6 अध्याय तो मैंने आपको याद करा दिए एकदम। प्रारंभ कहां से, ग्राम सभा से। ग्राम सभा के ऊपर उठो, पंचायत। पंचायत कैसे आएगी, तो पंचायत चुनाव लड़कर आएगी। चुनाव लड़कर सरपंच बनेंगे, पंच बनेंगे, ठीक है। उसके बाद जब चुनाव हो जाएंगे तो सम्मेलन होगा। सम्मेलन हो जाएगा तो सम्मेलन में क्या डिसाइड किया जाएगा, काम, कि पंचायतों को क्या काम करना है। काम में क्या स्पेशल काम अलग से रखा गया है, क्या, कॉलोनी का निर्माण। तो ये 6 क में याद रखना है आपको। तो इस तरह से 6 अध्याय तो आपको ऐसे याद हो गए, 6 अध्याय आपको ऐसे याद हो गए। अब ठीक है, आगे भी याद करना है क्या, बताओ, आगे भी याद करेंगे। 6 तो हो ही गए, अध्याय 7, 8, 9, है ना। सबसे पहले अध्याय 7 में दिया हुआ है निधि, है ना, क्योंकि कोई भी काम करना है, कुछ ही बनाना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो निधि के बारे में दिया हुआ है 7 में। तो पैसे की कितनी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए बजट बनाना पड़ेगा। तो बजट दिया है 8 में। अब बजट बनाने के बाद वो बजट बनाएंगे तो पैसा आएगा कहां से, तो वो आएगा टैक्स से। इसीलिए कर या टैक्स अध्याय 9 में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप सीधे 9 अध्याय तक ऐसे पहुंच जाओगे। प्रारंभ, ग्राम सभा, पंचायत, निर्वाचन, उनका सम्मेलन, सम्मेलन के बाद उनके कार्य, कार्य में क्या, कॉलोनी का निर्माण। और निर्माण करने के लिए चाहिए पैसा, निधि, निधि पैसा के लिए बनाना होगा बजट, क्योंकि कितना पैसा चाहिए गबन नहीं हो जाएगा। बोलेंगे 15 करोड़ चाहिए, पता है, और चाहिए होगा 5 करोड़ बस, तो ऐसे में दिक्कत नहीं हो जाएगा। ऐसे में सरपंच पंच पैसा खा जाएंगे, समझ रहे हो, नहीं खा जाएंगे जी पैसा। इसलिए जो है बजट बनाया जाएगा। और बजट में जान रहे हो, बजट में आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और आय कहां से होगा, तो आय होगा टैक्स से। इसलिए अध्याय 9 में टैक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब पैसा आने के बाद लोग पगला मत जाए, है ना, इसीलिए अध्याय 10 बोलता है कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल, एकदम ऐसा नहीं कि टैक्स आ रहा है बस मनमौजी उड़ाए जा रहे हैं, बताए, कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल, नियंत्रण, नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो पता चला बस उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। और नियंत्रण करने के लिए नियम बनाने की बहुत जरूरत है ना। नियंत्रण के लिए नियम बहुत जरूरी है, रूल्स से चलना होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग पैसा खर्चा करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, अच्छा कंट्रोल, उदय कंट्रोल ऐसा वाला आ गया क्या मन में, ठीक है। और इसके बाद होगी शक्ति, क्योंकि नियम होंगे तो नियम से ही क्या बनता है, शक्ति, ठीक है। तो ये आ जाएगा पावर, पंचायतों की शक्ति, शक्तियां क्या होंगी। तो इस तरह से आपका 12 अध्याय हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 13, 14, 15। तो 13 में विविध दिया हुआ है, मिसलेनियस चीजें 13 में है। 14 में मैंने आपको पहले ही बता दिया, अंकेक्षण, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग 14 में। 14 ए में मैंने आपको बताया अनुसूचित क्षेत्रों का, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत कैसे काम करेगी। और अध्याय 15 जो है वो है समाप्त। अध्याय 15 क्या है, अध्याय 15 है जी समाप्त, ठीक है। अध्याय 15 आपको क्या बोलता है, तो अध्याय 15 बोलता है समाप्त, खत्म। अब आप देखो कितने आसानी से आप अध्याय 1 से 15 तक जा सकते हो। यहां पर 6 का पढ़ना होगा और 14 का पढ़ना होगा, भले ही 5 मिनट लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। आप खुद सोचो, पंचायती राज अधिनियम में कुल 15 अध्याय, 15 अध्याय को शुरू करेंगे प्रारंभ से। बुनियादी इकाई ग्राम सभा होती है, तो सबसे पहले अध्याय 2 में होगा ग्राम सभा। 3 में पंचायत, क्यों, क्योंकि 3 तरह के पंचायत होते हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। जब 3 तरह के ही पंचायत होते हैं, जब 3 तरह के ही पंचायत होते हैं तो अध्याय 3 में पंचायतों के बारे में है, ठीक है। अध्याय 4 पंचायत आएगी कैसे, चुनाव लड़कर, चुनाव लड़कर। चुनाव जैसे जीत जाएंगे, जो भी जीते हुए मेंबर होंगे उनका होगा सम्मेलन। तो 5 में सम्मेलन, सम्मेलन में कार्य, काम का डिसाइड होगा क्या काम करना है पंचायतों को। और काम सबसे स्पेशल अलग से क्या काम दिया जाएगा, 6 का में कॉलोनी का निर्माण, निर्माण के लिए पैसा चाहिए, निधि, खजाना चाहिए, ठीक है। और वो खजाना कितना चाहिए इसके लिए बनाना होगा बजट। और बजट जो है उसका मेन जो चीज है ना, मेन थिंग जो वो है टैक्स, टैक्स से ही पैसा आएगा। तो ये हो जाएगा निधि, कर, बजट, निधि, बजट, कर, ठीक है, टैक्स। और टैक्स से जब पैसा आएगा
तो कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बताए, पता चला कोई पैसे ही गबन कर दे रहा है, तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो अध्याय 10 में आपका कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो इसमें पंचायतों की शक्तियों के बारे में दिया हुआ है अध्याय 12 में। ठीक है, मतलब राज्य सरकार जो कानून बनाकर शक्तियां पंचायतों को दे, पंचायती राज के जो अधिकारी होते हैं वो उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मतलब पंचायतों के पास कितनी शक्तियां होंगी वो अध्याय 12 में दिया हुआ है। ऐसे 29 विषय दिए गए। राज्य सरकार ने पंचायतों को 29 विषय पे पावर देकर रखा है। जैसे नगरीय निकायों को 18 सब्जेक्ट पर दिया है, इनको 29 सब्जेक्ट दिया, इनको ज्यादा सब्जेक्ट दिया। ठीक है, विविध 13 में विविध, 14 में ऑडिटिंग, सब चीज हो गया ना, तो अब ऑडिटिंग है ना, कि क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब ऑडिटिंग। उसके बाद 14 का में अनुसूचित क्षेत्रों पे में पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए अलग से अध्याय जोड़ा गया। और 15 है आपका समाप्त। ठीक है, अब बताओ यार, थोड़ा बहुत याद हुआ कि नहीं? मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको जो है एक ही बार में याद हो जाए। बाकी देखते हैं कैसा रहा आपका, कैच हुआ? बताओ। पंचायती राज अधिनियम, ग्राम सभा जो है, अब पंचायती राज अधिनियम के मैंने आपको पूरे कितने करा दिए? तो पंचायती राज अधिनियम के 15 अध्याय मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है, भले ही मेरे को 10 मिनट लग गया होगा, लेकिन मैंने आपको याद करा दिया होता है। ठीक है, प्रारंभ, फिर से प्रारंभ नहीं करते, नहीं तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में एक ग्राम में ग्राम सभाओं की संख्या एक से अधिक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे क्या हो सकता है यहां पर और क्या नहीं। ठीक है, क्या हो सकता है और क्या नहीं। हो गया, बहुत अच्छे से याद हो गया। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा याद करा के, बताएं। ठीक है, चलो, बोलते हैं ना जी, ज्ञान बांटने से जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए ज्ञान बांटते रहना जी, है ना भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने बोला देखो 15 अध्याय मतलब 15 क्वेश्चन बन गए आपके। अगर आप 15 अध्याय याद रखोगे तो किस अध्याय में क्या दिया हुआ है पूछ सकता है। 15 2 17, क्योंकि 6 का और 14 का भी हमने पढ़ा है, इसलिए 15 2 17। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम में ग्राम सभाओं की संख्या एक से अधिक हो सकती है, कहां? राजस्व ग्राम, अनुसूचित क्षेत्र, वन क्षेत्र, विशिष्टीकृत क्षेत्र। क्या आंसर बोल रहे हो जी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप बता रहे हो। क्या बता रहे हो आप? ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं आप जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो वो सही है या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको दो चीजें बता दूं ग्राम के आधार पर कि गांव की घोषणा, कोई क्षेत्र ग्राम होगा कि नहीं, इसकी घोषणा राज्यपाल लोक अधिसूचना के माध्यम से करते हैं। ठीक है, लेकिन आप समझना कि जब कोई अनुसूचित क्षेत्र को ग्राम बताना हो, किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को, तो वहां के एक गांव को ग्राम कह सकते हैं, वहां के एक आवास को, एक घर को गांव कह सकते हैं, एक मजरा या टोला को गांव कह सकते हैं, एक मोहल्ले को भी एक गांव कह सकते हैं। मतलब राज्यपाल के ऊपर है कि वो एक घर को भी उनकी संस्कृति के आधार पर, उनके संस्कृति के आधार पर, कि बाकी जितने लोग वहां पर हैं उनकी संस्कृति अलग है और उसका संस्कृति अलग है उसके घर का, तो उसके घर को भी ग्राम घोषित किया जा सकता है। तो ऐसे में एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम में ग्राम सभाओं की संख्या एक से अधिक हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। ऐसे किस क्षेत्र में? तो ऐसा अनुसूचित क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में एक गांव को भी ग्राम कहा जाता है, एक घर को, एक आवास को भी ग्राम कहा जा सकता है, राज्यपाल घोषित कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल घोषित करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं। एक मजरा या एक टोला को भी कहा जा सकता है। ठीक है, एक मजरा या एक टोला को भी कहा जा सकता है। ठीक है, जबकि जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है वहां कैसा होता है समझ लो। वहां एक गांव को ग्राम कह सकते हैं या एक से अधिक गांव के समूह को ग्राम कह सकते हैं। एक गांव को ग्राम कह सकते हैं
या जैसे 5 गांव है तो पांचों गांवों को मिलाकर ग्राम कह सकते हैं। ग्राम कहेंगे मतलब वो ग्राम सभा बनेगी ना, इसलिए। ठीक है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। अनुसूचित क्षेत्र में एक घर को भी एक ग्राम कहा जा सकता है, उनकी संस्कृति के आधार पर। ठीक है, उनकी संस्कृति के आधार पर। क्लियर, मामला क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र समझ में आए। सामान्य क्षेत्र में एक गांव को भी ग्राम कहा जाएगा, और ऐसे 5 गांव है, 10 गांव है, 20 गांव है, उसको भी एक ग्राम कहा जा सकता है। ठीक है, और एक ग्राम मतलब एक ग्राम सभा, 2 ग्राम मतलब 2 ग्राम सभा, और एक ग्राम पंचायत में कई ग्राम सभा होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या सही है इसमें से? चलो छांटना है आपको कि इसमें से क्या सही है, बताइए। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, बताइए। क्या एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं? बताएंगे। क्या आएगा आंसर? 1, 2, 5। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं कि नहीं? तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्राम पंचायत है तो वो कई ग्राम सभा से मिलकर बनता है। बहुत सारे ग्राम सभा से मिलकर ग्राम पंचायत बनाया जाता है। इसका मतलब पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक गांव में होती है, बिल्कुल। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं हम ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। ग्राम सभा मतलब गांव में रहने वाले वो लोग जो वोट डाल सकते हैं, जिनका नाम विधानसभा के निर्वाचन नामावली में है। तो ऐसा तो बहुत सारे गांव से मिलाकर एक ग्राम सभा अगर बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे गांव से मिलाकर ग्राम सभा, और बहुत सारे ग्राम सभा को मिलाकर ग्राम पंचायत बनता है, तो हर गांव में बैठक होना चाहिए कि नहीं? आप खुद सोचो, एक साल में 6 बार होती है बैठकें, 3 महीने में कम से कम 1 बार होना चाहिए। 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम 1 बार बैठक होनी चाहिए, और साल भर में 6 बार होती है टोटल। हमारे छत्तीसगढ़ में 6 बार। ठीक है, 6 बार होती है टोटल बैठकें। तो उस 6 बार में समझ रहे हो, एक साल में 6 बार बैठकें होनी है, मतलब प्रत्येक गांव में चक्रानुसार बैठक होगा। ठीक है, इसका मतलब ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक गांव में होती है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो ग्राम सभा की बैठक जो है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में अगर करेंगे तो मुख्यालय इतना बड़ा होगा, सोचो। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के सभी लोग मुख्यालय में आ पाएंगे? पूरे गांव के लोग जाना है, लोग वोट डाल सकते हैं, आ पाएंगे? नहीं। छोटा सा ग्राम पंचायत का मुख्यालय, और इतने सारे गांव के लोग आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक गांव में होती है, गलत। ग्राम पंचायत की बैठक क्यों गांव में होगी जी? ग्राम सभा की बैठक होगी ना गांव में। ग्राम सभा मतलब वहां के लोगों की बैठक, और ग्राम पंचायत मतलब पंच और सरपंच लोग की बैठक। तो पंच और सरपंच लोगों की जो बैठक होगी वो ग्राम पंचायत अपने ऑफिस में बैठेंगे जाके। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट समझो। ग्राम सभा मतलब गांव के वो लोग जो वोट डाल सकते हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, और ग्राम पंचायत मतलब उन्हीं लोगों में से जो पंच और सरपंच बने हैं। तो जो पंच और सरपंच बने हैं वो आ जाएंगे ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत की बैठक अपने मुख्यालय में होगी, उनकी बैठक अपने ऑफिस में होगी, सीधी सी बात है। ठीक, क्लियर? क्लियर है भाई मामला? ठीक है, तो ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो 1, 2 और 5, पहला सही है, दूसरा सही है और पांचवा सही है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट सही है जी? तो यहाँ पर पहला, दूसरा और पांचवा पॉइंट सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला दूसरा और पांचवा पॉइंट सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट होगा ना, तो मतलब जो चीजें आप गलत बोल रहे होगे ना, उस चीज को मैं कैसे सही प्रूफ करूंगा? ठीक है, तो उसको आप जो है समझ लीजिएगा कि आपका सोर्स थोड़ा सा गलत हो गया। चलो आगे बढ़े। ठीक, मामला समझ में आया? यहाँ पर ग्राम पंचायत के लोग मतलब सरपंच, पंच, उप सरपंच, ये लोग अपने मुख्यालय, अपने ऑफिस में बैठेंगे। लेकिन ग्राम सभा मतलब गांव के वो लोग जो वोट डालते हैं, ठीक है, मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनकी बैठक गांव में होगी। ग्राम सभा की बैठकों में के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, ठीक है, कोई कमेंट कर रहा था, आपका आंसर अब मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप जानते हो ग्राम सभा की बैठकें जो है 3 महीने में 1 बार होना जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 6 बार, एक साल में 6 बार बैठक होनी जरूरी है।
कम से कम 6, ठीक है। 3 माह में एक बार मतलब साल भर में न्यूनतम 4 बार होना चाहिए इंडिया के हिसाब से। छत्तीसगढ़ के हिसाब से कम 6 बैठकें होनी चाहिए, ज्यादा जितना हो सके। ठीक है, देखो वो 6 बैठकें कब कब होंगी। 23 जनवरी को होगी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जयंती, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जयंती। 2 अक्टूबर होगी क्योंकि गांधी जयंती। 14 अप्रैल होगा क्योंकि अंबेडकर जयंती, ठीक है। लेकिन 20 जुलाई को नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 20 जुलाई को किसी का जयंती नहीं है, ठीक है। 20 जुलाई को किसी का जयंती नहीं है। 20 जुलाई के जगह पे अगर 20 अगस्त लिखा होता है ना, राजीव गांधी जयंती है ना, राजीव गांधी के जन्म दिवस पर, ठीक है, तब हम 20 अगस्त लिखा होता तो उसको सही मानते। लेकिन 20 जुलाई क्यों नहीं मान रहे हैं, आपको समझ में आ गया। देखो टोटल 6 बैठकें होनी है। उस 6 बैठकों में एक 23 जनवरी को होगा सुभाष चंद्र बोस जयंती के कारण, एक 14 अप्रैल को होगा अंबेडकर जयंती के कारण, एक 20 अगस्त को होगा राजीव गांधी जयंती के कारण, और एक 2 अक्टूबर को होगा गांधी जयंती के कारण। इसके अलावा 2 बैठक और कब होना है, तो इसके अलावा 6 में 2 बच गए, 4 तो देख लिया आपने। एक होगा जून में और एक होगा नवंबर में, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ये 4 हो गए टोटल, और ऊपर 2 मैंने और आपको लिखा दिया है, जून और नवंबर, जून और नवंबर, टोटल 6 बैठकें होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, टोटल 6 बैठकें होनी चाहिए। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती कारण, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 20 अगस्त राजीव गांधी, जून और नवंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया हर 3 महीने में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए, तो हर 3 महीने में कम से कम 1 बैठक होनी चाहिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। चलो 16 की बात करें, ग्राम सभा के विषय में क्या सही है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही, ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट है, सही पूछा है ना। ग्राम सभा का प्रत्येक 3 मास में कम से कम 1 सम्मेलन होना आवश्यक है। देखो ये क्लियर लिखा हुआ है बिल्कुल कि ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक होना आवश्यक है, तो ये सही पॉइंट हुआ। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ग्राम सभा के प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत की बैठक होगी, ठीक है। तो अब ये देखो ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये सही होगा कि गलत होगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक। इसके अलावा ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होती है, यह सही पॉइंट है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होंगे, यह भी सही पॉइंट है, ठीक है। और ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, यह भी सही पॉइंट है। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 चारों पॉइंट सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। तो ग्राम पंचायत मतलब सरपंच और पंच मिलकर क्या काम कर रहे हैं, ये कौन चेक करेगा, तो ये करेगा ग्राम सभा, क्योंकि वो काम किनके लिए कर रहे हैं, ग्राम सभा के लिए कर रहे हैं, वो काम किनके लिए कर रहे हैं, ग्राम सभा के लिए कर रहे हैं। चलो अगला, ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिनों पहले दी जानी चाहिए। क्वेश्चन है ग्राम सभा के बैठक की जो सूचना है, ठीक है, सामान्य बैठक या वार्षिक बैठक की जो सूचना है, ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई लोग इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, वेरी गुड, पढ़े हुए हो। 7 दिन पहले, कम से कम कितना, 7 दिन पहले। कैसे सूचना देते हैं भाई, तो चस्पा करवा के, पॉम्पलेट बंटवा कर, ठीक है, ऐसे सूचना दिया जाते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज भी है वो जो आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा सुनो सुनो सुनो, ऐसे डोंडी पिटवाते नहीं, ऐसे करके ऐसे बजाएंगे डोंडी से, ऐसे ढोल बजाएंगे और सुनो 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 करके बोलते हैं ना, उस तरीके से भी क्या किया जाता है, तो उस तरीके से भी सूचना दिया जाता है। लेकिन 7 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है, एकदम 7 दिन पहले सूचना देना आपके लिए क्या है जी, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक, बजा बजा कर सूचना देते हैं। इसके अलावा ये ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम 7 दिन पहले देनी चाहिए। और अगर कोई विशेष बैठक है,
या कोई आपात बैठक है, विशेष बैठक या आपात बैठक में 3 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। कितना दिन पहले? याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, 3 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, आराम से समझेंगे ग्राम सभा के टॉपिक को। ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिवस पूर्व देनी अनिवार्य है? तो 3 दिवस। अभी पढ़ा हमने, ग्राम सभा के आपात बैठक की सूचना कितने दिन पहले देना अनिवार्य है? 3 दिन। कितने दिन जी? 3 दिन। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? तो ग्राम सभा के किस बैठक में? तो साधारण जो बैठक होती है उसी में ग्राम सभा का बजट पारित किया जाता है। ठीक है। ग्राम सभा के बैठकों के विषय में क्या सही है? 4 ही ऑप्शन है, क्या सही? नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, गलत। जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, सही। कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, सही। सही पूछा है ना कि गलत पूछा है? सरपंच बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। ठीक है, सरपंच बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। ये तो जनपद तो हमने पढ़ा ही था, कलेक्टर भी हमने पढ़ा ही था। ठीक है, या सरपंच बैठक बुलाता है या फिर, अच्छा एक पॉइंट आ रहा है, यदि ग्राम सभा के 4 सदस्य लिखित में अनुरोध करें, गलत। ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, तो 5वां पॉइंट तो इसमें गलत ही है। ठीक है, और ये तो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम सभा, इसमें नगर पंचायत का कोई रोल नहीं, तो पहला 5वां सरासर गलत हो गया। तो बचा क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा, तीसरा, चौथा जो कि सही है, क्योंकि मैंने बताया था 1/3 सदस्य या तो जिला पंचायत या तो कलेक्टर या तो जनपद पंचायत बुला सकते हैं, और बुलाता कौन है? सरपंच। ग्राम सभा की बैठक बुलाता कौन है? सरपंच। इसीलिए चौथा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, चलो आराम से पढ़ोगे ना, बन जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? तो जनपद पंचायत बुला सकता है, अभी पढ़ा हमने। जिला पंचायत बुला सकता है, कलेक्टर बुला सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत नहीं बुला सकता। ग्राम पंचायत उसकी बैठक नहीं बुला सकता। कौन बुला सकता है? 1/3 सदस्य। ठीक है, उसकी बैठक कौन बुला सकता है जी? 1/3 सदस्य। इसीलिए इसमें ऑप्शन होगा 1, 2, 3 सही। सरपंच बैठक बुलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्राम पंचायत ने बुलाया। ग्राम पंचायत मतलब सभी पंच, उप सरपंच और सरपंच सब लोग मिलकर बैठक बुला रहे हैं क्या? नहीं। समझ गए? क्लियर? तो ग्राम सभा की बैठक सरपंच अगर अनुपस्थित है तो सचिव बुलाता है, पंचायत सचिव। ग्राम सभा के संदर्भ में क्या सही है? देखो भाई 6 पॉइंट है, इसमें से 6 में से कोई 3 पॉइंट छांटने हैं। क्या क्या सही है? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, बिल्कुल सही। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, बिल्कुल सही। सरपंच की उपस्थिति में उप सरपंच करेगा, बिल्कुल सही। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच करेगा, गलत। वरिष्ठ सदस्य करेगा, गलत। मतदान से चुना गया सभा, गलत। पूरा पढ़ लो। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये सही हो सकता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, कहीं नहीं लिखा हुआ है। 6वां गलत। तो यहां पर आपका सही हुआ पहला, दूसरा और 5वां। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि या तो सरपंच बैठक करेगा अध्यक्षता, या तो उप सरपंच करेगा। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और सरपंच और उप सरपंच दोनों नहीं है तो उस समय पंचों में से किसी एक को चुना जाएगा। अपने में से वो बहुमत के आधार पर एक को चुनेंगे और वो बैठक की अध्यक्षता करेगा। यही लिखा हुआ है इतने लंबे लाइन में, इतने चौड़े लाइन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा पहला, दूसरा और 5वां सही। ठीक है, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वरिष्ठ पंच को बैठक की अध्यक्षता करने मिलेगा या वरिष्ठ सदस्य को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए तीसरा और चौथा पॉइंट गलत। याद क्या रखना है? सरपंच अध्यक्षता करेगा, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और अगर दोनों नहीं है तो उस समय अपने में से पंच लोग अपने में से एक का चुनाव करेंगे जो कि अध्यक्षता करेगा, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। सरपंच अध्यक्षता करता है, वो नहीं है तो उप सरपंच करेगा। वरिष्ठ पंच नहीं, वरिष्ठ सदस्य नहीं तो
कौन? सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचित करते हैं और वो बैठक की अध्यक्षता करता है। मतलब उस समय पंच अपने में से एक को चुनेंगे और वही अध्यक्षता करेगा। तो 1, 2 और 5 सही है। इस पॉइंट में भी सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था। सरपंच, सरपंच नहीं तो उप सरपंच और दोनों नहीं है तो तत्समय उस समय जो भी पंच हैं उनमें से कोई एक जो जिसका वो पंच लोग आपस में मिलकर जिसको चुनेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान से देखना भाई, सरपंच है, ठीक है, यहां इसको ध्यान से देखना, अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पंच है या याद रखना सरपंच हो या उप सरपंच हो, ठीक है, नहीं, ठीक है, सरपंच हो या उप सरपंच हो, अनुसूचित क्षेत्रों की जहां तक बात हो जाए, जैसे ही आप अनुसूचित क्षेत्रों में चले जाओगे, सरपंच हो या उप सरपंच हो, सरपंच हो या उप सरपंच हो, इन दोनों में से कोई भी बैठक नहीं करेगा। इसके अलावा पंच भी अगर है तो भी याद रखना, अनुसूचित क्षेत्र एकदम दिमाग में फिट कर लो, अगर अनुसूचित क्षेत्र में कोई ग्राम सभा है, कोई ग्राम पंचायत है, तो उसका जो सरपंच है, उसका जो उप सरपंच है, उसका जो पंच है, इन तीनों में से कोई भी अध्यक्षता नहीं करता है, कोई भी नहीं। ये भी नहीं कि पंच लोग अपने में से एक जन को चुनेंगे और अध्यक्षता कराएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सरपंच नहीं कर सकता, उप सरपंच नहीं कर सकता, ग्राम का सचिव नहीं कर सकता, वरिष्ठ नागरिक नहीं कर सकता। इसका मतलब जब भी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक होगी तो ग्राम सभा के जो लोग होंगे वो लोग अपने में से एक को चुनेंगे जो कि अध्यक्षता करेगा। मतलब सरपंच का कोई रोल नहीं, उप सरपंच का भी कोई रोल नहीं, पंचों का भी कोई रोल नहीं। यहां पर अगर अनुसूचित क्षेत्र लिखा है और ग्राम सभा लिखा है, सरपंच, पंच, उप सरपंच का रोल खत्म, अध्यक्षता नहीं कर सकते वो, है ना, चाहे वो तो कैटेगरी से ही होंगे, लेकिन वो लोग अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो कौन करता है अध्यक्षता? ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति। मतलब जितने लोग ग्राम सभा की बैठक में आए हैं उनमें से कोई एक जो है खड़े होगा और अगर उसका समर्थन सब लोग कर रहे हैं कि हाँ यही अध्यक्ष बने, तो वही अध्यक्ष बनेगा। मान लो 2-3 लोग खड़े हो गए तो फिर सबका हाथ खड़े करवाएंगे, बताओ भाई ये फलाना व्यक्ति के साथ कितने समर्थन में है, ये ढिकाना व्यक्ति के साथ कितने समर्थन में है ना। तो ऐसे करके, है ना, समारू के समर्थन में बताओ, ये दुलारू के समर्थन में बताओ कितने लोग हैं, ऐसे करके देखा जाएगा, जिसके समर्थन ज्यादा होंगे उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो सरपंच, उप सरपंच और पंच जो है या वरिष्ठ पंच जो है वो अध्यक्षता नहीं करते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ जी मामला? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सेम क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्र बोला है, क्या बोला है जी? अनुसूचित क्षेत्र, क्या बोला है यहां पर? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का उप सरपंच, ठीक है, या फिर ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, या ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, या एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं। ठीक है, बढ़िया सोच समझ के बताइएगा। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो, अरे सरपंच, उप सरपंच और पंच जो है ना वो तो पंचायत के पदाधिकारी हैं, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्रों में ना, आप समझना, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है। क्यों इनको मौका नहीं देते मैं बता रहा हूं। देखो, जो सरपंच बनेगा, जो पंच बनेगा, जो उप सरपंच बनेगा, ये लोगों को प्रशासन के बारे में जानकारी हो जाएगा अपने पंचायत मुख्यालय में बैठे बैठे। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र वो पिछड़ा क्षेत्र जिनको प्रशासन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको प्रशासनिक चीज सिखाया जाए, इसके लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, तो जितने लोगों को भी ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, जितने लोगों को भी ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, आपको इसमें से कोई 3 ऑप्शन छांटने हैं, क्योंकि यहां है सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति, एफ भी ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन छांटने हैं, 3। तो सरपंच तो नहीं कर सकता, उप सरपंच नहीं कर सकता, ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, बिल्कुल ग्राम सभा के लोग अपने में से एक का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे।
ठीक है। तो ग्राम सभा जो है उसी समय अपने में से एक का चुनाव करेंगे, लेकिन वो उपस्थित तो होना चाहिए ना, इसीलिए ये भी सही होगा। अब मामला ऑप्शन नंबर ई पर है। ऑप्शन नंबर ई, कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ई गलत है, ऑप्शन नंबर एफ सही है? सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति, गलत। किसी अधिकारी के हाथ में नहीं है कि वो नियुक्त करे। लेकिन ऑप्शन नंबर ई सही है, क्यों, मैं आपको बताता हूं। सी और डी में कोई डाउट नहीं है आपको, सी और डी में कोई डाउट नहीं, लेकिन ई में डाउट इसलिए है, समझना। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं, ऐसा सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, यहां पर ग्राम सभा नहीं बोला है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब सरपंच, उप सरपंच, पंच। तो सही तो कहा कि सरपंच, उप सरपंच और पंच अगर नहीं है तभी तो वो सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। समझे मामला? मामला समझे? ऑप्शन नंबर ई का मामला समझे? एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। ग्राम पंचायत का अर्थ क्या है? ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनता है? सरपंच, उप सरपंच और पंच, और इन तीनों को तो मौका ही नहीं मिलता। अनुसूचित क्षेत्र में इन तीनों को तो मौका ही नहीं मिलता। तो जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, मतलब ना तो वो सरपंच है, ना तो वो उप सरपंच है, ना तो वो पंच है, ऐसा व्यक्ति जो ना तो सरपंच है, ना तो पंच है, ना तो उप सरपंच है, वो बिल्कुल अध्यक्ष बन सकता है। इसीलिए सी, डी और ई सही है, और किसी अधिकारी के हाथ में नहीं है, किसी भी अधिकारी के हाथ में नहीं है ना, तो एफ गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मान लो सरपंच और उप सरपंच नहीं है, ठीक है, तो यहां पर अनुसूचित क्षेत्र बोला है क्या जी? पहले ये देखो कि अनुसूचित क्षेत्र बोला है कि नहीं, ठीक है। तो जब अनुसूचित क्षेत्र नहीं बोला है तो नॉर्मल लेना है आपको आंसर, सरपंच, सरपंच नहीं तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा के निर्वाचित व्यक्तियों में, ग्राम सभा से निर्वाचित कोई एक व्यक्ति, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या है? तो ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम क्या होता है जी? 1/10, मतलब 10वां हिस्सा। तो कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, जिसमें 1/3 महिला होना अनिवार्य है। कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा, जिसमें भी 1/3 महिला होना अनिवार्य है। ध्यान करो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो चीजों पे कि 1/10वां हिस्सा होना चाहिए, जिसमें 1/3 महिला होना भी अनिवार्य है। 1/3 महिला होना भी अनिवार्य है, ठीक है। ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है? तो 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। कितने सदस्य? 1/10 सदस्य होना बिल्कुल और बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के विषय में क्या सही है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के विषय में क्या सही है? बताओ जी, क्या सही होगा? प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, ऐसा जरूरी है क्या? प्रत्येक ग्राम में एक से अधिक, प्रत्येक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, ठीक है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 से होती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/4 से होती है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता है। 6 पॉइंट है टोटल, है ना। तो
देखो 6 पॉइंट है और ये आपको छाटना है, ये रहा आपके पॉइंट्स, ठीक है, छाटो। प्रत्येक ग्राम में 1 ग्राम सभा होगी, गलत। हर ग्राम में 1 ग्राम सभा होगी, हो सकती है, लेकिन होगी ही ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक गांव में 1 से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, एक गांव में 1 से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, ठीक है, एक गांव में 1 से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, ठीक। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 से होती है, तो ये तब सही होगा जब क्वेश्चन अनुसूचित क्षेत्र के लिए पूछा हो। सामान्य में तो गणपूर्ति 1/10 चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, देखो बिल्कुल पूछा है अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा, तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति बदल जाता है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 चाहिए होता है, सामान्य क्षेत्र में 1/10 जो अभी तक पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक ग्राम में 1 ग्राम सभा होगी, ये सही नहीं है, लेकिन एक ग्राम में 1 से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में एक घर को भी ग्राम सभा, एक घर को भी ग्राम, एक मोहल्ले को भी ग्राम, एक मजरा या टोला को भी ग्राम कहा जा सकता है, ठीक है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 से होती है, बिल्कुल। अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 है, सामान्य क्षेत्र में 1/10 है। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/4, गलत। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है, गलत, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच और पंच नहीं करते हैं, तो कौन करता है जी? सरपंच नहीं करता है, तो यहां पर 2, 3 और 6 सही है, 2, 3 और 6, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 2, 3 और 6। याद रखना, सरपंच सामान्य क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सभा से निर्वाचित कोई व्यक्ति, अगर वो दोनों नहीं है तो। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच, पंच नहीं करते हैं, सरपंच, उप सरपंच और पंच नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं करते, ठीक है। तो मामला क्लियर हुआ। यहां पर मामला इसलिए फंस रहा था क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए बोला गया है, ठीक है। चलो, क्या सही नहीं है, देखो जब क्या सही नहीं है बोले तो मामला क्या होता है, फंस जाता है। तो क्या सही नहीं है, टोटल देख रहे हो कितना, 8 पॉइंट है जी, 8 पॉइंट। क्या सही नहीं है उसमें टोटल देखो 8 पॉइंट है। चलो देखते हैं क्या सही नहीं है ना, इसमें गलत पॉइंट ढूंढना है आपको, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, सही। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 का 1/3 महिला होनी चाहिए, सही। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है, सही। गणपूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, सही। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है, गलत। स्थगित बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होती। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर बजट पारित किया जा सकता है, गलत। गणपूर्ति ना हो तो कभी भी बजट पारित नहीं होगा। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर भी लेखा समीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। हाँ, तो यहां आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है क्या। नहीं, अगर स्थगित सम्मेलन है तो उसमें लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित नहीं हो सकता। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को हटाया जा सकता है, ये सही है। अगर 5 लगातार बैठकों में गणपूर्ति नहीं है तो सरपंच और पंच को बिल्कुल हटाया जा सकता है, ये सही है। तो यहां पर क्या सही नहीं है छाटना था, ठीक है। यहां पर क्या सही नहीं है छाटना था, तो 5वां गलत, 6वां गलत, 7वां गलत, 5वां, 6वां, 7वां गलत, ठीक है। क्योंकि एक बार गणपूर्ति नहीं है और बैठक स्थगित कर दिया गया है, फिर से बैठक बुलाया गया है, तो उसको दोबारा स्थगित नहीं करते हैं, वो बैठक होगा, ठीक है, भले ही गणपूर्ति नहीं है। 5 बैठकों में लगातार गणपूर्ति नहीं है तो भी बैठक तो होगी, लेकिन 5 के बाद सरपंच के ऊपर जो है, सरपंच के 5 बज जाएंगे उसके बाद, समझ रहे हो, सरपंच दोनों के, ठीक है, क्योंकि वो दोनों उत्तरदायी होते हैं गणपूर्ति के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? उप सरपंच का कोई रोल नहीं है, पंचायत सचिव का कोई रोल नहीं, सरपंच और पंच, मतलब 1 और 3, पंच और सरपंच जो है अगर गणपूर्ति नहीं पूरा पाते हैं 5 बैठकों में लगातार तो उनको पद मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, पहले 3 में देखते हैं, 3 में नहीं हुआ तो 2 चांस और देते हैं, तो टोटल 5 हुआ ना जी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार ग्राम सभा के बैठकों में गणपूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना होता है? तो देखो भाई, ऐसे याद रखना है, सामान्य क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र और
अनुसूचित क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र में 1/10, अनुसूचित क्षेत्र में 1/3। 1/10 का सामान्य क्षेत्र में महिला कितना, तो 1/3, और अनुसूचित क्षेत्र का भी 1/3। ठीक है, ऐसे याद रखना होता है, ये ट्रिक है याद रखने का। तो इस हिसाब से कहां बोल रहा है जी, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख, 129 ख मतलब आप समझ रहे हो किस चीज की बात कर रहा है ये? 129 ख मतलब ये किसकी बात कर रहा है जी? तो 129 ख मतलब ये बात कर रहा है अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र में बैठकों में गणपूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कितना होता है? तो कुल सदस्यों का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? 1/3 होता है। तो 1/3 हिस्सा होगा, मतलब अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 लोग चाहिए। अगर ये 1/3 लोगों में पुरुष कोई नहीं आया है, सब महिलाएं आई हैं, और महिलाओं से भी 1/3 हो रहा है, ठीक है, तो भी गणपूर्ति मानी जाती है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का जीके जिस जिस एग्जाम में आता है सबके लिए वो क्लास है। चाहे आप मंडी की तैयारी कर रहे हो, एडीओ वाले विशेष, हॉस्टल वार्डन वाले भी विशेष, परिचारक वाले भी विशेष, और पीएन वाले तो विशेष विशेष विशेष, समझ रहे हो? क्योंकि छत्तीसगढ़ के जीके से जब क्वेश्चन आते हैं ना, तब फिर आप ढूंढते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। तो गणपूर्ति के विषय में क्या मैंने बताया समझ में आ गया? ठीक है, गणपूर्ति के विषय में जो भी मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए पहले। गणपूर्ति आप लोगों को क्लियर हुआ? जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसी ट्रिक से आपको याद रखना है, ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा? बैठक स्थगित हो जाएगी। एकदम आसान। यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं है तो बैठक स्थगित, बैठक स्थगित, सीधा बैठक स्थगित हो जाएगा। अगला, ग्राम सभा की गणपूर्ति विषय में सही क्या है? सही, सही पॉइंट ढूंढना है। 1/4 सदस्य से होती है गलत, 1/10 सदस्य होते थे सही, महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए सही, 1/4 नहीं, गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी है, गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है सही, मतलब दूसरा, तीसरा और छठवां सही होगा। कौन कौन से सही होंगे जी? दूसरा, तीसरा और छठवां, ठीक है। क्योंकि 1/4 का तो कहीं रोल ही नहीं है, तो 1/4 दिखा सरासर गलत, 1/4 दिखा सरासर गलत। और गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी है ऐसा बोला, ये भी गलत, क्योंकि उप सरपंच के ऊपर कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता है, सिर्फ सरपंच और पंच के ऊपर होता है। क्या बोल रहे हो? कूपन कोड इनवैलिड बता रहा है, तो कूपन कोड आप कोर्स में डालकर देखिए ना, आपको बिल्कुल वैलिड दिखाएगा। कूपन कोड आपके कोर्स में बिल्कुल वैलिड दिखाएगा, ठीक है। कूपन कोड जो है वो आपके लाइव कोर्सेस के लिए, लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स जो होते हैं ना उसके लिए कूपन कोड, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज और पीडीएफ के रेट्स तो वैसे भी नॉर्मल है, ठीक है। 100-150 में तो आपको टेस्ट सीरीज और पीडीएफ मिल जाता है, तो उसमें कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो आपके कोर्सेज हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज, उस पर कूपन कोड आपका अप्लाई होगा, ठीक है। चलो, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10, 1/2 महिला, गलत। ग्राम सभा की सदस्य संख्या 1/10, 1/3 महिला, बिल्कुल सही। ग्राम सभा में 1/10 सदस्य होने चाहिए, उसमें से भी कम 1/3 महिला होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 महिला होनी चाहिए, ठीक। देखो जी, अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें आप कोर्स ले लेते हो तो अच्छी बात है, और अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तो उसमें आप जान रहे हो इंस्टॉलमेंट में आपको थोड़ा सा प्राइस ज्यादा लगता है, ठीक है। तो उसमें आपका फीस थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, करवा देंगे इंस्टॉलमेंट में, लेकिन आपको फीस थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। आप बोलोगे डिस्काउंटेड प्राइस में हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी अभी बढ़िया ऑफर चल रहा है, आपको कूपन कोड एप्लीकेशन ऑन कीजिए, स्टार्टिंग में ही आपको कूपन कोड दिख जाएगा, कूपन कोड लगाइए और कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा 2 पॉइंट छाटने। गणपूर्ति के विषय में क्या सही है? 1/10, 1/3 महिला होनी चाहिए, नहीं तो बैठक स्थगित हो जाएगी। तो कौन कौन सा पॉइंट सही हुआ जी? यहाँ पर दूसरा पॉइंट सही हुआ, दूसरा के साथ आपका छठवां पॉइंट सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा के साथ कौन सा छठवां पॉइंट, अन्यथा बैठक गणपूर्ति नहीं हुई। जितने लोग 1/10 लोग आने चाहिए उसमें से भी 1/3 महिला आनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो बैठक स्थगित।
बैठक क्या हो जाएगा, स्थगित। ठीक है, नेटवर्क का जो इशू वाला प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, काफी हद तक सॉल्व हो गया है, एक आध दिन और लगेगा, सॉल्व हो जाएगा ना। टेक्निकल इशू कभी कभी आता है बीच में, लेकिन वो सॉल्व हो जाते हैं। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि, यदि क्या, इनमें से आपको आंसर लेना है, यदि क्या। ठीक है, और जितने लोगों को भी कोर्स लेना है, कूपन कोड जो है एप्लीकेशन ऑन कीजिए। एप्लीकेशन जैसे ही ऑन करोगे स्टार्टिंग में ही आपको कूपन कोड दिखेगा, वो कूपन कोड डालिए। बढ़िया ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, जाकर बढ़िया ऑफर ले सकते हैं। हाँ, वाईफाई से ज्यादा अच्छा चलता है वैसे, क्योंकि वाईफाई जान रहे हो, क्योंकि कांस्टेंट नेटवर्क आता है उसमें, इस कारण। ठीक है, और जितने लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना हो, मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी पीएससी प्री का कोर्स ज्वाइन करेंगे, पीएससी प्री, उनको व्यापम फ्री मिलने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। शुरू के 100 स्टूडेंट्स को व्यापम फ्री और सीजीपीएससी मेंस की क्लासेस फ्री मिलने वाली हैं। ऑनलाइन में पीएससी प्री की जो फीस है वो 12,000 है। ठीक है, तो 12,000 में आपको व्यापम फ्री और मेंस फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। ठीक है, हमारे इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलो, हाँ, तो 37वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सरपंच होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना, क्योंकि सरपंच नहीं भी है तो अध्यक्ष किसी ना किसी को तो बनाया जाएगा। सरपंच और उप सरपंच दोनों नहीं है तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा जी, वहां ग्राम सभा से चुना हुआ व्यक्ति। ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो तो भी ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा जब तक ग्राम सभा में गणपूर्ति ना हो। गणपूर्ति मतलब ग्राम सभा के 1/10 सदस्य जब तक ना आए हो तब तक पारित नहीं होता है। ठीक है, और मेंस लेंगे तब, सिर्फ मेंस की अगर फीस की बात करें ना हम, तो मेंस की फीस जो है वो 20,000 है जी। तो आप काहे को उल्टे तरफ से, मतलब ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ के कान को क्यों पकड़ना चाह रहे हो? सीधा सीधा पकड़ लो, है ना। प्री आप ज्वाइन कर लो, मेंस आपको फ्री मिल जा रहा है। ठीक है, मेंस आपको क्या मिल जा रहा है, फ्री मिल जा रहा है। क्या दिक्कत है, कोई समस्या है इसमें? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्री आप ज्वाइन कर लो, मेंस आपको फ्री मिल जा रहा है, मतलब मेंस भी लोगे तो आपको उतना ही पड़ रहा है। ठीक है, सिर्फ मेंस लोगे तो आपको फीस वैसे भी ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि आप बढ़िया, आजकल लोग जागरूक हो गए हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप फोन पे चलाते ही हो, आप पेमेंट मार दिए, बस काम खत्म। जब आपको यहाँ बताया जा रहा है कि प्री ज्वाइन करने पे मेंस फ्री है, तो काहे जाके 20,000 जमा करोगे? 12,000 में आपको प्री के साथ मेंस और व्यापम फ्री मिल जा रहा है। ठीक है, तो ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। चलो अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन कौन करता है? मतलब ग्राम सभा के पास कौन सी शक्ति होगी, ग्राम सभा को कौन से कार्य करने होंगे, ये कौन बताएगा? ठीक है, ग्राम सभा के पास कौन सी शक्ति होगी और ग्राम सभा को कौन से कार्य करने होंगे, ये कौन बताएगा? जिला पंचायत, राज्य विधानमंडल, जनपद पंचायत या जिला प्रशासन? अच्छा, प्री पहले से ज्वाइन कर लिए हो? हाँ, जिनका प्री अगर ज्वाइन होगा ना पहले से, तो आप इसी नंबर पे संपर्क करना, मैं बता दूंगा आपको कि मेंस के लिए आपको क्या चार्जेस लगेंगे। ठीक है, जिनका प्री पहले से ज्वाइन है। ठीक, टेस्ट सीरीज का आपको पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज लेने पे। ग्राम सभा की शक्तियों के कर्तव्यों का विश्लेषण, कि ग्राम सभा के पास क्या शक्ति होगी और ग्राम सभा जो है क्या क्या शक्ति होगा और ग्राम सभा कौन से कर्तव्य होंगे ग्राम सभा के, ये राज्य विधानमंडल बताता है। कौन बताता है जी? राज्य विधानमंडल। ठीक है, डिस्काउंट 26 जनवरी कल तक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा के पास का स्वामित्व है। किसका? पंचायतों और ग्राम सभा के पास किस चीज का स्वामित्व है? कृषि भूमि, लघु वनोपज, गांव के बाजार या गांव का पशुधन। ठीक है, उचित स्तर पर पंचायत और ग्राम सभा के पास किस चीज का स्वामित्व हो, छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल ये सुनिश्चित करेगा,
है ना, ये पंचायती राज अधिनियम में किस चीज का, तो लघु वनोपजों का, ठीक है, कि लघु वनोपजों को संग्रहित करने का जो अधिकार है वो किनको दिया जाए, पंचायतों और ग्राम सभा के पास उसका पूरा स्वामित्व हो, ठीक है। ये राज्य विधानमंडल बिल्कुल सुनिश्चित करेगी, है ना, सब चीज राज्य विधान मतलब राज्य सरकारी थोड़े ना कर लेगी, कुछ शक्तियां, कुछ कार्य, कुछ कर्तव्य पंचायतों को भी दिए जाने चाहिए, ठीक है। और यहां पर ग्राम सभा का पूरा टॉपिक मैं आपको कवर करा दिया, पूरा ग्राम सभा हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको जो भी डाउट है आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, कौन से नंबर, 9300999939, या आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है, कोर्स ज्वाइन करने के बाद ये स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, ये क्या है जी, ये दोनों स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई वीडियो आपको अपलोड करवाना हो, या फिर कोई कोर्स आपको चलाना नहीं आ रहा हो, या आपको कोई वीडियो दिख नहीं रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि कई लोग पहली बार एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो ये सारी चीजों के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्पलाइन नंबर रखा गया है वो ये दोनों रखा गया, जिसमें आप मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 से 8 कॉल कर सकते हैं, मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8, संडे छुट्टी होती है क्योंकि संडे टीम छुट्टी पर रहती है, तो संडे को नहीं, है ना, ठीक है। और मेरे को तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं किसी भी समय, बशर्ते उस समय क्लास ना चल रही हो मेरी, ठीक है। जैसे अभी क्लास चल रही है तो अभी अभी लगभग देखो करीब करीब 6 लोगों के मेरे को कॉल दिख रहे हैं, ठीक है, इतने देर में, तो आप लोगों से बात होगी बिल्कुल मेरी, मैं रिटर्न कॉल आपको करूंगा, चिंता मत कीजिए, तो बिल्कुल आपको जो है रिटर्न कॉल करके मैं आपको जानकारी दे दूंगा जो भी कॉल की है, और क्लास खत्म होने के बाद आप तुरंत कॉल कर सकते हो। बिल्कुल, कृषि मंडी का कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल रहा है ना। कल तक अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मेरे से बात नहीं हो पा रही है तो व्हाट्सएप में, इस नंबर के व्हाट्सएप में आप मेरे को मैसेज कीजिएगा कि मेरे को ये कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, ठीक है। और जिनको भी ऑफर के साथ कोर्स ज्वाइन करना है आप लोग कल तक कर लीजिएगा, ठीक है। और जिसको ऑफलाइन भी करना है, जैसे पीएससी प्री के साथ जिसको मेंस और व्यापम फ्री चाहिए, है ना, पीएससी प्री के साथ जिसको मेंस और व्यापम फ्री चाहिए, तो हमारा जो गांधी चौक वाला ब्रांच है बिलासपुर में, गांधी चौक, है ना, बिलासपुर में व्यापम फ्री और मेंस फ्री, बिलासपुर में गांधी चौक वाला जो ब्रांच है उस पर ये ऑफर चल रहा है ऑफलाइन में भी। तो जो भी बच्चे गांधी चौक आकर पढ़ना चाहते हैं या बिलासपुर आकर पढ़ना चाहते हैं वो आकर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं आके। आपको सिर्फ और सिर्फ 12,000 में व्यापम और मेंस दोनों की क्लासेस मिल रही है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मेंस करना ही, मान लीजिए आप व्यापम को टारगेट करके रखे हैं तो पीएससी प्री को आप ज्वाइन कीजिए, व्यापम आपको ऐसे भी फ्री रहेगा, व्यापम की आप आराम से तैयारी कीजिए। आप सरपंच का चुनाव लड़ोगे, ठीक है, बिलासपुर में गांधी चौक में है, गांधी चौक से दयालबंद रोड में बीसीसी न्यूज के सामने, गांधी चौक से दयालबंद रोड में बीसीसी न्यूज के सामने है बिल्कुल, ठीक है। और एक एकेडमी मंगला चौक में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने है, ठीक है, बिल्कुल मंगला चौक में ही है, बिल्कुल मंगला चौक में ही है, लेकिन वो गांधी चौक से थोड़ा सा 100 मीटर चलना पड़ेगा दयालबंद रोड में। तो गांधी चौक से एक गोल बाजार वाला रोड है, एक शिव टाकिज रोड है और एक दयालबंद रोड है, 3 ही रास्ते हैं जी गांधी चौक के पास। तो शिव टाकिज रोड की तरफ जाना नहीं है, गोल बाजार तरफ भी जाना नहीं है, गांधी चौक से दयालबंद वाले रोड में जाना है। परिचारक के एग्जाम के लिए आप वेट कीजिए कम से कम, अब ये तो मान के चलिए कि फरवरी में देखते हैं, लास्ट तक अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर सीधा लोकसभा चुनाव के बाद दिलाएंगे जी मस्त परिचारक एग्जाम। तब तक एकदम मस्त तैयारी कीजिए, बिल्कुल जोरदार। ये सारे ऑफर ऑनलाइन में भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे से संपर्क करना पड़ेगा। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तब मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन में ये ऑफर कैसे मिलेगा आपको। सरपंच का चुनाव लड़ोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक, ये ऑफर कल तक रहेगा। आप सभी से भी मिलकर मेरे को अच्छा लगा, जैसे आपको मेरे से इतने दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा, वैसे मेरे को भी मिलकर अच्छा लगा। मेरा रील्स तो देखा ही हो गया आप लोगों के लिए, मैंने एक रील्स अपलोड किया था भाई, है ना, काफी आप लोगों का प्यार मिला मेरे को उस रील्स में, है ना, काफी सपोर्ट मिला, बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए,
मतलब मेरे उम्मीद से बाहर, मैंने उतना उम्मीद भी नहीं किया था कि आप लोग बढ़िया शेयर करोगे इतना वीडियो को, लेकिन अच्छा लगा मेरे को कि चलो आप लोग जो है शेयर किए उस वीडियो को और कम से कम सपोर्ट भी किए, है ना। देखे थे डांस वाला, ठीक। तो ऐसे जब भी वीडियो आएगा तो बिल्कुल सपोर्ट करना भाई, ठीक है। और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। दांत क्यों दिखा रहे हो भाई? अच्छा, कितने लोग एक से ज्यादा बार वीडियो को देखे हो? ऐसे हाथ हैंड रेस करो जिन लोग एक से ज्यादा बार देखे हो, बताए। एक से ज्यादा बार मतलब 8-10 बार, 20 बार, 30 बार। कई लोगों के मेरे को मैसेज आए, सर हमने तो 50 बार देखा है। 15 बार, अच्छा। रीजनिंग की क्लासेस मंडे से लूंगा मैं, रीजनिंग की क्लासेस मंडे से कंटिन्यू करूंगा। 15 बार, 20 बार, 30 बार, अरे चलो अच्छा है। जिसको जितना अच्छा लगा उसने उतना ज्यादा बार देखा। हम्म। और भी आपकी कोई समस्याएं हैं तो बिल्कुल, इतने दिन बाद मिले हैं, जो भी समस्याएं हैं आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। नहीं जी, मैं डांस क्लास नहीं किया हूँ। हम लोग क्या है ना, बचपन में अ, ऐसे ही मतलब हमारे मोहल्ले में ना ग्रुप था, पता है। तो हमारा मोहल्ला जो ग्रुप था ना, वो पूरे सारे जो बच्चे थे ना, वो डांस में ही ज्यादा पार्टिसिपेट किया करते थे। वो गणेश पूजा और दुर्गा पूजा होता था, तो इस कारण वो गुण अभी भी अंदर है, ठीक है। तो वो हमारा ग्रुप था, बताया। सारे ग्रुप तो बिखर गए, लेकिन सबको उसमें से डांस आता था। डांस क्लास के लिए टाइम नहीं है जी। क्लास देखिए, बीच बीच में मेरे से गैप हो जाता है क्लास, लेकिन फिर भी मैं आज जो है आप लोगों को क्लास मिल सके और हम लोग जो है पंचायती राज को और अच्छे से पढ़ सके। जैसे आपको आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पंचायती राज को और अच्छे से पढ़ सकें, इसलिए मैंने ये क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया कर, ताकि आप पंचायती राज को और अच्छे से पढ़ सकें। तो आज जो मैंने ग्राम सभा पढ़ाया है, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में ग्राम पंचायत को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। 5-6 बार देखे हो सब वीडियो को, अच्छा। देखो, 2 तारीख है, एक 1 फरवरी है और एक 15 फरवरी है। तो 1 फरवरी से भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है और 15 फरवरी से। आप देख लीजिए आपको किस में ज्वाइन करना है। ठीक। आरक्षक भर्ती वालों, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है मॉर्निंग 9 to 11, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। पेड कोर्स में आप लोगों को, जिन लोग ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, और जिन लोग ज्वाइन कर चुके हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हर चीज एकदम स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आरक्षक में ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन चाहिए, मैक्सिमम। इसलिए या बोलना चाहिए पूरा का पूरा सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि रिटर्न में तो फेल होने नहीं दूंगा किसी को, ठीक है, किसी को। हर व्यक्ति का रिटर्न निकलेगा, ठीक है। इसलिए जो है, जो भी क्लास में बताया जा रहा है और जो भी फॉलो करने बोला जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, एग्जाम निकल जाएगा। याद कंटिन्यूटी से होगा जी। अगर आप रेगुलर हमारी क्लासेस देख रहे हो, है ना, और रेगुलर क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हो, और जो टारगेट दिया जा रहा है वो पूरा कर रहे हो,
बिल्कुल याद होगा आपको, ठीक है, क्यों नहीं याद होगा? बस क्लास खत्म कर रहा हूँ, फिर कॉल उठा लूंगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट लोगों को बात करना है, ठीक है, या जिनको भी जानकारी चाहिए, क्लास के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है ना, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। कौन सी क्लास हो रही है, कौन सी क्लास नहीं हो रही है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको फॉलो करना है। ये नंबर है जी, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो ये मेरा नंबर है 9300 999939, ये मेरा नंबर है, आप बिल्कुल इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मेरे तरफ से और युवा टीम के तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारे संस्थान में जो भी प्रोग्राम होगा उसमें आपको जो है लाइव रखा जाएगा, बिल्कुल आप लाइव बने रहेंगे, ठीक है, सुबह 9 बजे। सभी को गुड नाइट, है ना। और अब जो है फिर से हम पंचायती राज, जिस तरह से मैंने आपको भूगोल कंप्लीट कराया है, भूगोल के वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाकर, प्लेलिस्ट बिल्कुल बना हुआ है, उसमें जाकर पूरे भूगोल के वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रशासन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पढ़ा दिया है मैंने, पंचायती राज और नगरीय निकाय भी पढ़ा दिया है मैंने। पंचायती राज को पार्ट वाइज पढ़ना जरूरी है ताकि पंचायती राज के क्वेश्चन हमसे बन सके, ठीक है। हाँ, यही व्हाट्सएप नंबर, यही जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। गुड नाइट, ओके, चलो चले, है ना।